अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग में जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हमें दी जाती हैं उनका एनालिसिस कैसे किया जाए, और एनालिसिस के बाद ही हम लोग जर्नल की तरफ जा सकते हैं। और जर्नल आपको पता है कि अकाउंटिंग की बेस होता है। जैसे जर्नल की बेस पे अकाउंटिंग सीखी जाती है, उसी तरह एनालिसिस की बेस पे जर्नल सीखा जाता है। तो आज हम लोग एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं। तो इनका हम लोग एनालिसिस सीखेंगे कि इनका एनालिसिस कैसे करते हैं। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको याद है कि हम लोग कुछ चीज़ें पीछे रिवाइज़ करते हैं, और वो बहुत ही अहम चीज़ें एनालिसिस के लिए। उसमें से जो सबसे अहम चीज़ है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 किस्म के होते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 रेवेन्यूज, नंबर 4 लाइबिलिटीज़ एंड नंबर 5 कैपिटल। 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं और इनको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस को एक कैटेगरी में रख लेते हैं, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को दूसरी कैटेगरी में रख लेते हैं। ये हम लोग अपनी आसानी के लिए करते हैं ताकि हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद करने में आसानी हो। एसेट्स और एक्सपेंसेस का जो रूल है डेबिट या क्रेडिट करने का वो सेम है, आपस में एक जैसा है। इसी तरह रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का जो डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स हैं वो आपस में एक जैसे हैं। यहाँ पर आपको प्लस और माइनस के कुछ साइन नज़र आ रहे हैं। प्लस का मतलब यहाँ पर होगा इंक्रीज यानी कि इजाफा, और माइनस के साइन का मतलब होगा डिक्रीज यानी कि कमी। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अपने छोटे से कॉर्नर पे, किसी रजिस्टर पे या कॉपी पे, जहाँ पर भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके कॉर्नर पे ये रूल्स लिख लिया करें ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी रहे। इसको पढ़ेंगे कैसे? एसेट्स में जब इजाफा होगा, प्लस का मतलब इजाफा, तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट में जब कमी होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स। इसी तरह सेम एक्सपेंसेस का है। जब एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है उनको, और जब कमी होती है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। सेम रूल है। इसी तरह रेवेन्यूज़, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के रूल्स ये हैं कि रेवेन्यू में या लाइबिलिटीज़ में या कैपिटल में जब कमी होती है तो उनको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि अगर इन तीनों में से किसी एक में भी इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये रूल अगर आपको याद है तो एक और चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हमने रूल्स लिखे थे, निशानियाँ लिखी थी कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में सेलर या बायर का नेम मौजूद हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन उधार हो रही है। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ जाए तो वो भी उधार ट्रांजैक्शन तस्वर की जाती है, और अगर ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आ जाए तो वो भी उधार ट्रांजैक्शन समझी जाती है। कैश ट्रांजैक्शन की ये निशानी है कि उसमें या तो लफ्ज़ कैश यूज़ हुआ होता है या फिर सेलर और बायर के नेम के साथ कैश का वर्ड यूज़ हुआ होता है, यानी कि कैश का लफ्ज़ इसमें लाजमी आया होता है। या फिर ऐसा होता है कि उसमें इन पांचों चीज़ों में से कुछ भी नहीं होता, यानी कि सेलर बायर का नेम भी नहीं होता, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ भी नहीं है, ऑन क्रेडिट भी नहीं है, कैश भी नहीं है। अगर ये कोई क्लू मौजूद नहीं है तो फिर भी वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग कैश ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ के हम लोग उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं या उसका एनालिसिस कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा।
ये दोनों चीज़ें हो गई, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हो गए और कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की निशानियां भी आपने रिवाइज कर ली। अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और उन ट्रांजैक्शन का एनालिसिस हमने आज सीखना है। अब देखिए आपके सामने एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं और वो सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आज सारी की सारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगी। ठीक है, एक्सपेंसेस की रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनका एनालिसिस हमने करना है। एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब है कि इस ट्रांजैक्शंस में हम लोग देखेंगे कि ये जो पहली ट्रांजैक्शन है इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और उन अकाउंट्स की नेचर या टाइप क्या है और उस अकाउंट में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, और फिर उसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो ट्रांजैक्शन में याद रखिएगा, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट ज़रूर होते हैं। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम कभी भी नहीं होंगे। डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है। इसलिए जब भी आप ट्रांजैक्शन को पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कम से कम 2 अकाउंट्स तो लाजमी हैं। वो कौन से अकाउंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं। अब उनको भी फाइंड आउट करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप सिंपली ये देख लें कि किस चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है, वही चीज़ आमतौर पे आपका अकाउंट होता है। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ, ट्रांजैक्शन को रीड आउट करते हैं और उसमें से फिर अकाउंट्स तलाश करके उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है सैलरीज पेड इन कैश ₹10,000। सैलरीज पेड यानी कि तनख्वाहें दी गई हैं इन कैश, कैश की शक्ल में, और उनकी अमाउंट दी गई हमें 10,000। अब इसमें से इस ट्रांजैक्शन में से हमें पता चल रहा है कि हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है, तो एक अकाउंट इसमें से हमें मिल गया सैलरीज। ठीक है, और जो तनख्वाह दी जा रही है वो किस शक्ल में दी जा रही है? कैश की शक्ल में। यानी कि जो तनख्वाह दी जा रही है उसके बदले में, उसके एवज में हम लोग कैश दे रहे हैं। तो कैश हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है, कैश में कमी हो रही है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ? कैश। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि एक सैलरीज अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। अब इनकी हम लोग नेचर लिखते हैं। नेचर से क्या मुराद है? नेचर से मुराद है कि जो अभी हमने देखा था कि जो अकाउंट है वो 5 तरह के होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। तो हमने ये देखना है कि जो हमारे ये अकाउंट्स हैं सैलरीज और कैश, ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी कि सैलरीज का ताल्लुक किसके साथ है? एसेट्स है सैलरी, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है। और फिर हम लोग देखेंगे कि दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है? कैश। और कैश को हम देखेंगे कि कैश किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है। तो ये मालूम करना कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है उसकी नेचर या उसकी टाइप कहलाता है। अब चलते हैं जी, देखते हैं कि इनकी टाइप्स कौन सी हैं। सैलरीज जो होती हैं, तनख्वाह जो दी जा रही है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, और कैश हमारे बिजनेस का एसेट होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस लगाते हैं, यानी कि इजाफा या कमी। तो जब हम तनख्वाह दे रहे हैं तो बिजनेस के एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। ठीक है, जबकि बिजनेस के कैश में कमी हो रही है। एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि तनख्वाह देने से हमारा ख़र्चा कम हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप यूँ समझें इसको कि हम लोग एक तनख्वाह देते हैं तो हमारा ख़र्चा होता है, और जब हम किसी दूसरे बंदे को तनख्वाह देंगे तो उससे क्या हमारे एक्सपेंस, हमारे अखराजात बढ़े या कम हुए? डेफिनेटली बढ़ जाएंगे।
जब हम तीसरी तनख्वाह देंगे तो ख़र्चा और बढ़ जाएगा, चौथे बंदे को तनख्वाह देंगे तो ख़र्चा और बढ़ गया। तो ख़र्चा अदा करने से या एक्सपेंस को पे करने से एक्सपेंस में कमी नहीं होती, एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं। जबकि कमी किस में हो रही होती है? कैश में। आपका कैश बेसिकली कम हो रहा है लेकिन ख़र्चा आपका बढ़ रहा है। इसकी एक और एग्जांपल यूँ ले लें कि आपने सैलरीज़ दी हैं, तो आप एक लिस्ट अगर अपने अखराजात की बना रहे हैं तो उस लिस्ट में आपका पहला ख़र्चा नोट कर लिया जाएगा सैलरीज। उसके बाद फ़र्ज़ करें आपने बिजली का बिल भी दिया, तो अब आप ये बताएं कि आपने जब बिजली के बिल को अपने ख़र्चे वाली एक्सपेंसेस वाली लिस्ट में नोट किया तो उससे आपकी लिस्ट में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? डेफिनेटली उसमें एक और ख़र्चा, एक और एक्सपेंस ऐड हो गया है, तो उससे एक्सपेंस वाली लिस्ट में इजाफा हो गया। उसके बाद आपने किराया दिया यानी कि रेंट, तो एक और एक्सपेंस लग गया, 3 एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद आपने कमीशन किसी को दिया तो एक और ख़र्चा आ गया, गैस का बिल दिया वो भी ख़र्चा आ गया, टेलीफोन का बिल दिया वो भी ख़र्चा आ गया। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिस्ट में इजाफा हो रहा है, एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। तो जैसे जैसे आप एक्सपेंसेस पे करते हैं एक्सपेंसेस में इजाफा होता है, लेकिन उसके बरक्स दूसरी तरफ आपके कैश में कमी हो रही होती है। तो जब भी कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो उससे हरगिज़ ये नहीं समझना कि एक्सपेंस में कमी हुई है। एक्सपेंसेस बड़े हैं जबकि कमी किस में हुई है? कैश में। तो अब आगे चलते हैं जी। डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक अगर किसी एक्सपेंस में इजाफा हो तो उसको डेबिट साइड पे नोट किया जाएगा, और एसेट में कमी हो तो उसको क्रेडिट साइड पे नोट किया जाएगा। आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को दोबारा रीचेक कर सकते हैं। तो ये हो गया एनालिसिस हमारी पहली ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ सैलरीज पेड। अब ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ था सैलरीज पेड इन कैश, जबकि इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सैलरीज पेड। अब यहाँ पर कैश वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो एक अकाउंट तो इसमें हमें नज़र आ रहा है सैलरीज, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? दूसरा अकाउंट हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो ट्रांजैक्शन को देखें तो उसमें लिखा हुआ है सैलरीज पेड। इसमें ऑन अकाउंट का लफ्ज़ नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ भी नहीं नज़र आ रहा, सेलर या बायर का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई नाम नहीं है, कोई क्लू मौजूद नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब है कि सैलरीज जो दी गई हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कैश दी गई। जब आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह देंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कुछ नहीं बताया गया कि वो किस शक्ल में दी जा रही है तनख्वाह, तो वो फिर ज़ाहिरी तौर पे कैश की शक्ल में ही दी गई होगी। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पर कैश आएगा। अब इसकी नेचर या टाइप लिखते हैं। तो सैलरीज जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंस है, और कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है। और एक्सपेंस में इजाफा हुआ है जबकि कैश में कमी हुई है, और इसी तरह जब एक्सपेंस में इजाफा होगा तो उसको डेबिट साइड पे नोट कर लिया जाएगा, और कैश में यानी कि एसेट में कमी हो रही है तो उसको क्रेडिट साइड पे नोट कर लिया जाएगा। इसका सेम एनालिसिस है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ट्रांजैक्शन लिखी थी कि सैलरीज पेड इन कैश आ जाए तो भी यही दो अकाउंट्स होते हैं, और अगर सैलरीज पेड हो तो भी यही दो अकाउंट्स आएंगे। अब एक और तरह से ये ट्रांजैक्शन आ सकती है। देखें लिखा हुआ सैलरीज पेड टू क्लर्क। अब यहाँ पर क्लर्क का नाम आ गया, हो सकता है यहाँ पर क्लर्क की जगह पे मैनेजर आ जाए या असिस्टेंट मैनेजर आ जाए या ऑडिटर आ जाए। ऑडिटर की तो फीस होती है। इसके अलावा कोई भी और एम्प्लॉई का यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है। तो उससे आपने ये हरगिज़ कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कैश एंड क्रेडिट की ट्रांजैक्शन में ये पढ़ा था कि अगर नेम ऑफ सेलर एंड बायर आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाती है। तो यहाँ पर क्लर्क का नाम आ गया, क्लर्क लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ लें, ये गलत होगा।
ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर हमने जो निशानियाँ लिखी थी, अगर आपको याद हो, तो हमने वहाँ पर लिखा था नेम ऑफ सेलर और बायर, जबकि ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है इसमें ये जो क्लर्क है ये ना तो यहाँ पर सेलर है और ना ही यहाँ पर ये बायर है। ना तो ये हमें कोई चीज़ बेच रहा है और ना ही हमसे ये कोई चीज़ ख़रीद रहा है। ये तो हमारे बिजनेस का एक एम्प्लॉई है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तब बनती है जब सेलर या बायर का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्लर्क जो है वो सेलर या बायर नहीं है, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ये वैसी ही कैश ट्रांजैक्शन है जैसी आप लोग इससे पहले करके आए हुए हैं। इसलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स कौन से बनेंगे? सैलरीज पेड, आप यूँ समझें कि क्लर्क यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इसके नाम के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फिर वही दो अकाउंट्स बनेंगे, सैलरीज एंड कैश, ठीक है। और सैलरीज का नेचर या टाइप एक्सपेंस, ठीक है, और कैश एक्सपेंस, और कैश हमारा एसेट, ठीक है। एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है जबकि कैश में कमी हो रही है, और एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और एसेट में कमी हो रही है तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें तो उसमें आ रहा है रेंट पेड, ठीक है, और खाली लिखा हुआ है रेंट पेड, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो एक तो इसमें अकाउंट बन गया रेंट, अब दूसरा क्या बनेगा? कैश, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर देखें, ये ट्रांजैक्शन लिखी थी सैलरीज पेड, तो वहाँ पर दो अकाउंट्स कौन से निकले थे? सैलरीज एंड कैश। यहाँ पर लिखा हुआ रेंट पेड, तो यहाँ पर आ जाएंगे रेंट एंड कैश, ठीक है। आगे उसका एनालिसिस सेम है, रेंट भी पे किया जा रहा है, अदा कर रहे हैं। रेंट अगर रिसीव करते हैं तो वो हमारी रेवेन्यू है, लेकिन अगर रेंट पे करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस ही है। जैसे हमने सैलरीज पे की थी उसी तरह हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, तो ये सेम उनकी नेचर है। तो रेंट एक्सपेंस है और कैश भी, और कैश सॉरी एसेट है। अब रेंट पे किया तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, और ये एसेट है, एसेट में कैश जो है एसेट है, एसेट में कमी हो रही है। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल अप्लाई करें, एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और जब एसेट में कमी हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सिंपल है। एक और ट्रांजैक्शन देखें, आगे लिखा हुआ है कैरेज पेड, किराया दिया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे रेंट पेड था उसी तरह कैरेज पेड को हम करेंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट कौन सा बन गया? कैरेज, और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? कैश, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। पेड कोई अकाउंट नहीं होता, इसको यूँ ना समझ लीजिएगा कि पेड एक अकाउंट है तो दूसरा अकाउंट पेड लगा दें, ऐसा नहीं होता। आपने देखना है कि इंक्रीज डिक्रीज किस में आ रहा है, ठीक है। वो जो चीज़ चेंज हो रही है वो हमारा अकाउंट होता है। तो कैरेज एक एक्सपेंस है जबकि कैश एक एसेट है। एक्सपेंस किराया अदा किया है तो एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है जबकि एसेट में कमी हुई है, ठीक है। और एक्सपेंस में इजाफा हो तो उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एसेट में कमी हो रही है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट लिखा हुआ है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹6000। अब ये बिल्कुल सेम वैसी ही ट्रांजैक्शन आ गई जैसी ऊपर हम अभी पढ़ के आए हैं, सैलरीज पेड टू क्लर्क वाली, ठीक है। तो वहाँ पर क्लर्क ना सेलर था ना बायर था, इसलिए हमने उसके नाम को इग्नोर कर दिया।
यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड उस शख्स को कहा जाता है जो आपकी ज़मीन का, आपकी बिल्डिंग का मालिक है, जिससे आपने ज़मीन या बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। तो आपने उसको रेंट पे किया। तो लैंडलॉर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर ना तो सेलर है, यानी कि उसने हमें कोई चीज़ बेची नहीं है, और ना ही हमसे कोई उसने चीज़ खरीदी। तो ये ना तो सेलर हुआ और ना ही बायर, इसलिए इसके नाम को इग्नोर कर दें। बाकी ट्रांजैक्शन क्या रहेगी, रेंट पेड। तो रेंट पेड रहेगी, ये तो हम पहले भी करके आ चुके हैं। रेंट पेड ऊपर देखें, तो रेंट पेड में दो कौन से अकाउंट्स बनेंगे, नंबर 1 रेंट और दूसरा कौन सा बनेगा, कैश। ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट सेकंड कैश इसलिए बन रहा है क्योंकि कैश में कमी हो रही है। दूसरा अकाउंट यहाँ पर लैंडलॉर्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा ना तो कोई एसेट बन रहा है लैंडलॉर्ड, ना हमारा ये रेवेन्यू है, ना हमारी लाइबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारा सेकंड अकाउंट जो है वो कैश है, और वैसे भी ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो सेकंड अकाउंट कैश ही आएगा। अब इसकी नेचर लिखते हैं। रेंट की नेचर क्या है, एक्सपेंस, जबकि कैश हमारे बिजनेस का एसेट है। रेंट पे करने से एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है और एसेट्स में कमी हो रही है। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में जब इजाफा हो तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जबकि एसेट में अगर कमी हो तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। एक आज की लास्ट ट्रांजैक्शन है जो मैंने करवानी है, और एक लास्ट वाली इसके बाद वाली जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है। आप उसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसका एनालिसिस लिख के शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन पेड ₹2000 बाय चेक। अब बाय चेक हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर दो अकाउंट्स कौन कौन से निकलेंगे। कमीशन पेड, जैसे रेंट पेड आया था, आप कमीशन दे रहे हैं, तो एक अकाउंट तो आ गया कमीशन। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट यहाँ पर कौन सा आएगा। अब देखें, यहाँ पर जो कमीशन दिया गया है वो बाय चेक दिया गया है। जब हम किसी को चेक देते हैं तो हमारे कैश में कमी नहीं होती, बल्कि हमारे बैंक बैलेंस में कमी होती है। तो हमारे कैश में कोई कमी या इजाफा नहीं हो रहा। जो हमारे पास कैश करेंसी की फॉर्म करेंसी पड़ा हुआ है, नोट्स पड़े हुए हैं, करेंसी नोट्स, वो उसमें कोई कमी नहीं हो रही। इसलिए उसमें अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो हमारा सेकंड अकाउंट कैश नहीं बनेगा। अब चेंज किस में आ रहा है, हमारे बैंक बैलेंस में। तो हमारा जो सेकंड अकाउंट है वो बनेगा बैंक। ठीक है, दो अकाउंट्स मिल गए। अब चलते हैं इनकी नेचर की तरफ। तो कमीशन जो है ये हमारा पे कर रहे हैं, तो कमीशन हमारा एक्सपेंस बन गया। ठीक है, बैंक बैलेंस भी हमारा बिल्कुल एसेट है, जैसे कैश बैलेंस हमारा एसेट होता है। जैसे कैश हमारे पास जो करेंसी पड़ी हुई है वो हमारा एसेट है, सेम उसी तरह जो हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो भी एसेट होते हैं। एक्सपेंसेस के बाद सॉरी नेचर लिखने के बाद हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे। तो प्लस माइनस में देखें तो एक्सपेंसेस का अंदर इजाफा हो रहा है। कमीशन पे किया तो एक्सपेंसेस बढ़ गए, जबकि हमारा एसेट एक कम हो गया। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करें। तो जब किसी एक्सपेंस में इजाफा हो तो उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि किसी एसेट में कमी हो तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आप इन ट्रांजैक्शंस को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो इनके अंदर बड़ी सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो सैलरीज पेड में, सैलरीज पेड इन कैश, दो अकाउंट्स कौन से बने, सैलरीज एंड कैश। उसके बाद ट्रांजैक्शन आई सैलरीज पेड, इसमें फिर सैलरीज और कैश आ गया। फिर आया सैलरीज पेड टू क्लर्क, तो फिर भी दो अकाउंट्स कौन से बने, सैलरीज एंड कैश। रेंट पेड आएगा तो रेंट एंड कैश, कैरेज पेड आएगा तो कैरेज एंड कैश। इसी तरह फिर रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड आया तो उसमें रेंट एंड कैश।
कमीशन पेड आएगा तो कमीशन एंड बैंक, अगर बाई चेक पेमेंट हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं तो अब आप देखें कौन से दो अकाउंट्स बनेंगे, वो यहाँ पर आप बनाएंगे, ठीक है। और फिर उनकी नेचर लिखें और फिर उसके आगे प्लस माइनस लगाएं और उसी तरह आगे डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई कर दें, ठीक है। जो भी इसका एनालिसिस बने आप उसकी पिक्चर बना के या वैसे कॉपी करके आप वहाँ पर इसके कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा कि आपका ये जो एनालिसिस है वो ठीक है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो याद रखें कोई भी एक्सपेंस पे हो, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड आ जाता तो दो अकाउंट्स कौन से बनते, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड कैश। अगर गैस बिल पेड आ जाता तो फिर गैस बिल एंड कैश आ जाता। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस का अगर ट्रांजैक्शन आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेड, तो फिर कौन से दो अकाउंट्स बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस एंड कैश। इसी तरह अगर कोई भी एक्सपेंस पे हो रहा है तो वो एक्सपेंस का नेम एक अकाउंट बन जाएगा और दूसरा अकाउंट जो है वो कैश या बैंक बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस भी मीन्स, जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो आपका सेकंड अकाउंट बन जाएगा। अगर आप कोई ख़र्चा कैश की शक्ल में दे रहे हैं तो सेकंड अकाउंट कैश बनेगा। अगर आप कोई ख़र्चा चेक के ज़रिए अदा कर रहे हैं तो वो बैंक बन जाएगा सेकंड अकाउंट, ठीक है। और भी मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हुए हैं पहले, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पता चलती हैं इसकी सारी डिटेल पे एक वीडियो है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की जो ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस हमने किया है ये तो आपने वैसे ही सुन ली हैं। और इसके प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें हमने एनालिसिस सीखे हुए हैं एसेट्स से रिलेटेड, एसेट्स को परचेज करना और एसेट्स को सेल करना, उनके एनालिसिस कैसे होते हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मिल जाएंगे। हमारे अभी तक एसेट से रिलेटेड एनालिसिस पूरे हो चुके हैं और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेवेन्यूज़ से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका एनालिसिस करेंगे और लायबिलिटीज़ के कुछ हमारे हो चुके हुए हैं एनालिसिस, कुछ अभी बाकी हैं वो हम करेंगे। और एंड पे हम लोग कैपिटल का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और उन सब का एनालिसिस हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।